Hey everyone, welcome to this one-shot video on renewable energy technologies. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं जो आपके RGPV डिप्लोमा 5th सेमेस्टर में है। जैसे जैसे दुनिया में एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज पे प्रेशर भी बढ़ रहा है। फॉसिल फ्यूल्स, जिनके ऊपर हम अभी मोस्टली डिपेंडेंट हैं, जैसे कि कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, ये लिमिटेड हैं और इनको रिन्यू करना मुश्किल है। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पोल्यूशन भी करते हैं और एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। इसी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड, बायोमास और हाइड्रो एनर्जी हमें क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को ज्यादा हार्म नहीं करते। रिन्यूएबल एनर्जी न सिर्फ पोल्यूशन कम करती है, बल्कि लॉन्ग टर्म में ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकती है। इस वीडियो में हम रिन्यूएबल एनर्जी के मेजर टाइप्स को डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे कैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी और दूसरे रिसोर्सेज जैसे टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी काम करते हैं। हम इनके एप्लीकेशंस, पोटेंशियल और इंडिया में और वर्ल्ड वाइड सिनेरियो को भी डिस्कस करेंगे। मैंने ये वीडियो आपके RGPV सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है ताकि आपके हर यूनिट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएं। इस वन शॉट वीडियो के बाद आपका रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज का सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम्स के लिए भी रेडी रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया में एनर्जी रिसोर्सेज का क्या सीन है और रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर क्या हो सकता है। ऑलराइट, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया में एनर्जी का यूज किस तरीके से हो रहा है और हमारे पास अवेलेबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं। आज के टाइम पे दुनिया में एनर्जी की डिमांड पहले से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। जितना ज्यादा डेवलपमेंट होता है, उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अभी तक हम मोस्टली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे डिपेंडेंट हैं, जैसे कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। ये वो रिसोर्सेज हैं जो एक बार खत्म हो गए तो वापस बनने में हजारों सालों का टाइम लगता है। इन सोर्सेज को हम रिन्यूएबल नहीं कह सकते। एक और मेजर इशू जो फॉसिल फ्यूल्स के साथ आता है वो है पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डैमेज। जब हम कोल या ऑयल को बर्न करते हैं तो हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसेस पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग का रीजन बनते हैं। इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे क्लाइमेट और हेल्थ पे पड़ता है। तो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज। ये वो एनर्जी सोर्सेज हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सन, विंड और वाटर से बनती हैं और इनका रिन्यू हो जाना पॉसिबल है। इनका एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी बहुत कम होता है। आज के टाइम पे दुनिया की टोटल एनर्जी कंजम्पशन का सिर्फ एक छोटा पोर्शन ही रिन्यूएबल सोर्सेज से आता है, लेकिन दुनिया भर में कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं ताकि ये प्रोपोर्शन बढ़ सके। इंडिया में भी सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है जो हमें लॉन्ग टर्म में एनर्जी सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि दुनिया में एनर्जी डिमांड काफी हाई है और रिन्यूएबल एनर्जी इस डिमांड को सस्टेनेबली मीट कर सकती है। अब चलिए हम देखते हैं इंडिया और वर्ल्ड के रिन्यूएबल एनर्जी सिनेरियो को डिटेल में। अब चलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी का सिनेरियो इंडिया और दुनिया के लिए डिटेल में समझते हैं। पहले हम दुनिया की बात करते हैं। ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर का अडॉप्शन बहुत तेज हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पर फोकस किया है और 2030 तक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज का गोल रखा है। कंट्रीज जैसे जर्मनी और डेनमार्क ने रिन्यूएबल एनर्जी को अपने एनर्जी मिक्स का मेजर पार्ट बना दिया है। डेनमार्क में विंड एनर्जी काफी पॉपुलर है और वो अपनी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का 47% विंड से मीट करते हैं। इसके अलावा नए टेक्नोलॉजीज भी आई हैं, जैसे स्मार्ट ग्रिड्स और बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स जो रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा एफिशिएंट और रिलायबल बनाते हैं। ये सिस्टम्स एनर्जी को स्टोर करते हैं जब प्रोडक्शन हाई होता है, ताकि जब डिमांड बढ़ता है तो एनर्जी अवेलेबल हो। अब चलिए बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट ने 2022 तक 175 GW का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट सेट किया था और अब ये टारगेट बढ़ाकर 450 GW कर दिया गया है।
इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल सोलर मिशन और विंड एनर्जी पॉलिसी जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं ताकि क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के तहत सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिससे सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन बढ़ रही है। इंडिया अभी दुनिया का 4th लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर है। गुजरात और राजस्थान जैसे स्टेट्स में बड़े सोलर पार्क्स डेवलप हो रहे हैं। विंड एनर्जी भी इंडिया में काफी प्रॉमिसिंग है, खास करके तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। रूरल एरियाज में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को एस्टैब्लिश करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर सही इनिशिएटिव्स लिए जाएं तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में वर्ल्ड लीडर बन सकता है। इस सब के बीच इंडिया की यूथ और स्टूडेंट्स जैसे आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी के इनोवेशंस और डेवलपमेंट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके इनोवेटिव आइडियाज से हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने में मदद कर सकते हैं। ये हैं। तो अब तक हमने देखा कि दुनिया और इंडिया दोनों में रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ कैसे हो रही है। नेक्स्ट हम फोकस करते हैं सोलर एनर्जी पर, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का एक मेजर कंपोनेंट है। चलिए अब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं। सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। ये एनर्जी sun से मिलती है और ये दुनिया का सबसे अबंडेंट और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। सबसे पहले हम समझना होगा कि सोलर रेडिएशन क्या होती है। सोलर रेडिएशन वो एनर्जी है जो सन से अर्थ तक आती है। इस एनर्जी का मेजरमेंट होता है वॉट्स पर स्क्वायर मीटर में। इसका मेजरमेंट करने के लिए हम टूल्स यूज करते हैं जैसे पिरानोमीटर्स। सोलर एनर्जी को दो प्राइमरी टेक्नोलॉजीज में कन्वर्ट किया जा सकता है, सोलर थर्मल और सोलर फोटोवोल्टेइक पीवी। आइए इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। सोलर थर्मल एनर्जी में हम सन की हीट को यूज करते हैं। इसके लिए दो मेजर टाइप्स के कलेक्टर्स हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स और कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स। फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स ये यूजुअली रूफ पर लगाए जाते हैं और सनलाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। ये वाटर हीटिंग सिस्टम्स में काम आते हैं, जहां सन की हीट को पानी को गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स ये कलेक्टर्स सनलाइट को कंसंट्रेट करते हैं एक स्पेसिफिक एरिया पर, जैसे पैराबोलिक ट्रॉफ्स या सोलर पावर टावर्स। इनका यूज सोलर थर्मल पावर प्लांट्स में होता है, जो स्टीम जनरेट करते हैं और टरबाइंस को रन करते हैं। अब बात करते हैं सोलर फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी की। पीवी सेल्स यानी सोलर सेल्स सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। हाउ इट वर्क्स? जब सनलाइट पीवी सेल पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लगते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। टाइप्स ऑफ सोलर सेल्स। मार्केट में दो में टाइप्स की सोलर सेल्स अवेलेबल हैं, मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और इनका लाइफ स्पैन भी ज्यादा होता है। पॉलीक्रिस्टलाइन सेल्स थोड़े सस्ते होते हैं लेकिन थोड़ा कम एफिशिएंट। पीवी एप्लीकेशंस। सोलर पीवी सिस्टम्स का यूज रेजिडेंशियल और कमर्शियल एप्लीकेशंस में होता है, जैसे रूफटॉप सोलर पैनल्स, सोलर फार्म्स और इवन सोलर पावर्ड गैजेट्स जैसे कैलकुलेटर्स और गार्डन लाइट्स। अब हम देखते हैं सोलर एनर्जी के कुछ मेजर बेनिफिट्स। एनवायरमेंटली फ्रेंडली। सोलर एनर्जी क्लीन है और इसे कोई ग्रीन हाउस गैसेस नहीं निकालती। कॉस्ट सेविंग्स एक बार इंस्टॉलेशन हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं। एनर्जी इंडिपेंडेंस। सोलर एनर्जी यूज करके कंट्रीज अपनी फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं, जो एनर्जी सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है। मगर सोलर एनर्जी के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। इंटरमिटेंसी। सोलर एनर्जी तभी अवेलेबल होती है जब सनलाइट होती है, इसलिए एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरत है। इनिशियल कॉस्ट। सोलर पैनल्स की इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि सोलर एनर्जी कैसे काम करती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है
और इसके कुछ चैलेंजेस क्या हैं। नेक्स्ट, हम विंड एनर्जी के बेयर मेन जानेंगे, जो कि एक और प्रॉमिसिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। चलिए अब हम विंड एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। विंड एनर्जी भी रिन्यूएबल एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है और ये क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी जनरेशन में काफी यूजफुल है। विंड टर्बाइन्स कैसे काम करते हैं? जब हवा टर्बिने के ब्लेड्स पर पड़ती है तो ब्लेड्स घूमने लगते हैं। ये रोटेशन एक जनरेटर को पावर देते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कंपोनेंट्स ऑफ विंड टर्बाइन्स ब्लेड्स हवा को कैप्चर करते हैं और घूमते हैं। नसेल ये ब्लेड्स के ऊपर होती है और जनरेटर को प्रोटेक्ट करती है। टावर ये नसेल और ब्लेड्स को उठा के रखती है ताकि विंड को ज्यादा एफिशिएंटली कैप्चर किया जा सके। विंड एनर्जी सिस्टम्स के डोमेन टाइप्स हैं। ऑनशोर विंड फार्म्स ये लैंड पर इंस्टॉल किए जाते हैं और ये कॉमन है। इनका यूज यूजुअली लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए होता है। ऑफशोर विंड फार्म्स ये समुद्र में इंस्टॉल किए जाते हैं। इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है क्योंकि सी ब्रीज ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन इनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी हाई होती है। विंड एनर्जी का यूटिलाइजेशन साइट सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। विंड स्पीड हाई विंड स्पीड वाले एरियाज में ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। टेरेन ओपन स्पेसेस और हिल्स पर विंड टर्बाइन्स को बेहतर परफॉर्मेंस मिलता है। प्रॉक्सिमिटी टू ग्रिड टर्बाइन्स को इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के पास इंस्टॉल करना जरूरी है ताकि जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इजीली ट्रांसमिट हो सके। विंड एनर्जी सिस्टम्स की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स देखते हैं। कैपेसिटी फैक्टर ये एक रेशियो है जो बताता है कि टर्बाइन कितना टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है एज कंपेयर टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल। एफिशिएंसी विंड टर्बाइन्स की एफिशिएंसी डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे विंड स्पीड, डिजाइन और लोकेशन। विंड एनर्जी के कुछ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं। पोल्यूशन फ्री विंड एनर्जी जनरेट करते वक्त कोई हार्मफुल इमिशंस नहीं होते। वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट लेकिन विंड टर्बाइन्स का वाइल्ड लाइफ पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे बर्ड्स और बैट्स का टर्बाइन से टकराना। इसलिए साइट सिलेक्शन में इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। विंड एनर्जी के कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं। सस्टेनेबल विंड एनर्जी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि विंड हमेशा चलेगी। जॉब क्रिएशन विंड एनर्जी प्रोजेक्ट से लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट मिलता है और जॉब्स क्रिएट होते हैं। विंड एनर्जी के ये चैलेंजेस। इंटरमिटेंसी विंड एनर्जी भी ही इंटरमिटेंट होती है, जिसे स्टोरेज सिस्टम्स की जरूरत होती है। नॉइज पोल्यूशन विंड टर्बाइन्स नॉइज प्रोड्यूस करते हैं जो आसपास के लोगों को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि विंड एनर्जी कैसे काम करती है, इसके एडवांटेजेस और चैलेंजेस क्या हैं। अब अगले सेक्शन में हम बात करेंगे बियो एनर्जी के बारे में, जो रिन्यूएबल एनर्जी का एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अब हम बायो एनर्जी पर फोकस करते हैं। बायो एनर्जी एज द नेम सजेस्ट्स बायोलॉजिकल मटेरियल से जनरेट होती है और ये रिन्यूएबल एनर्जी का एक सिग्निफिकेंट सोर्स है। बायो एनर्जी की डेफिनेशन सिंपल है। यह एनर्जी है जो बायोमास यानी प्लांट्स, एनिमल्स और वेस्ट मटेरियल से मिलती है। इसका यूज हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स बनाने में होता है। बायो एनर्जी को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। बायोमास डायरेक्ट कंबस्टन ये ट्रेडिशनल मेथड है जहां बायोमास को सीधा जलाकर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इसका यूज हीटिंग के लिए होता है, जैसे वुड स्टोव्स या बायोमास बॉयलर्स। बायोमास गैसिफायर्स इस प्रोसेस में बायोमास को हीट किया जाता है बिना ऑक्सीजन के, जिससे सिंगस जनरेट होता है। ये सिंगस बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने या ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स बनाने के लिए यूज होता है। बियोगैस प्लांट्स इन प्लांट्स में ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे फूड वेस्ट, एनिमल मैन्योर को एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। इससे बियोगैस प्रोड्यूस होता है जो हीटिंग या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होता है। बायोगैस और एथेनॉल दो इम्पोर्टेंट बायोफ्यूल्स हैं। बियोगैस प्रोडक्शन एनारोबिक डाइजेशन के प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं और मेथेन रिच बियोगैस प्रोड्यूस करते हैं। ये गैस कुकिंग, हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इथेनॉल प्रोडक्शन इथेनॉल शुगर कंटेनिंग क्रॉप्स जैसे कॉर्न या शुगर केन से बनता है। इसका यूज पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में होता है। इथेनॉल ब्लेंड करने से व्हीकल इमिशंस कम होते हैं।
बियोडीजल भी बियो एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यह वेजिटेबल ऑयल्स या एनिमल फैट्स से बनाया जाता है। प्रोडक्शन प्रोसेस बायोडीजल का प्रोडक्शन ट्रांसस्टेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू होता है, जहां ट्रिग्लिसराइड्स ऑयल्स को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने दिया जाता है। एप्लीकेशंस: बायोडीजल को डीजल इंजन्स में डायरेक्टली यूज किया जा सकता है या इसे डीजल के साथ ब्लेंड किया जा सकता है। कोजेनरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हीट और पावर दोनों साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसका यूज इंडस्ट्रीज में होता है, जहां बायोमास को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और साथ में प्रोड्यूस्ड हीट को भी यूटिलाइज किया जाता है। बायो एनर्जी के कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं। वेस्ट रिडक्शन: ऑर्गेनिक वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने से लैंडफिल्स की क्वांटिटी कम होती है। जॉब क्रिएशन: बायो एनर्जी प्रोडक्शन में लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट मिलता है और रूरल एरियाज में जॉब्स क्रिएट होते हैं। मगर बायो एनर्जी के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। लैंड यूज: बायोमास प्रोडक्शन के लिए जमीन की जरूरत होती है, जो फूड क्रॉप्स के लिए कंपटीशन क्रिएट कर सकता है। सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स: बायोमास का ओवर एक्सट्रैक्शन एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि बायो एनर्जी क्या है, इसका यूज कैसे होता है और इसके एडवांटेजेस और चैलेंजेस क्या हैं। नेक्स्ट हम दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी पर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, जैसे टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। ये सोर्सेज भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं और सस्टेनेबल एनर्जी जनरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टाइडल एनर्जी ओशन की टाइड से जनरेट होती है। जब सी लेवल चेंज होता है तो ये एनर्जी को हार्नेस करने का मौका मिलता है। टाइडल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए दो मेजर टेक्नोलॉजीज हैं। टाइडल स्ट्रीम जनरेटर्स: ये अंडर वाटर टर्बाइन्स हैं जो फास्ट मूविंग टाइडल करंट्स को कैप्चर करते हैं। जब टाइड फ्लो होता है, टर्बाइन्स घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। टाइडल बराजेस: ये लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं जो रिवर्स या कोस्टल एरियाज पर बनाए जाते हैं। बराजेस टाइड की टाइम पर वाटर को स्टोर करते हैं और जब टाइड रिसीड्स होता है तो स्टोर्ड वाटर को रिलीज करके टर्बाइन्स को घुमाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। टाइडल एनर्जी के कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी: टाइड्स का फ्लो प्रेडिक्टेबल होता है, जो एनर्जी जनरेशन को स्टेबल बनाता है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट: टाइडल एनर्जी क्लीन है और इसे कोई ग्रीन हाउस गैसेस नहीं निकालती। मगर टाइडल एनर्जी के चैलेंजेस भी हैं। हाई कॉस्ट: टाइडल पावर प्लांट्स की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स: टाइडल बाराजेस इकोसिस्टम्स पर इंपैक्ट डाल सकते हैं, जैसे फिश माइग्रेशन। वेव एनर्जी ओशन के सरफेस वेव्स से जनरेट होती है। यह एक प्रॉमिसिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो प्राइमरीली कोस्टल एरियाज में हार्नेस किया जा सकता है। वेव्स को कैप्चर करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे पॉइंट अब्जॉर्बर्स। ये फ्लोटिंग डिवाइसेस हैं जो वेव्स की मूवमेंट को कैप्चर करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम्स: ये स्ट्रक्चर्स वेव्स की अप एंड डाउन मूवमेंट को यूज करते हैं, जिससे एयर प्रेशर चेंज होता है और टर्बाइन्स को घूमने के लिए यूज होता है। वेव्स के कुछ एडवांटेजेस हैं। हाई एनर्जी डेंसिटी: वेव्स की एनर्जी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को एफिशिएंट बनाता है। सस्टेनेबल: वेव एनर्जी भी सस्टेनेबल है क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स है। चैलेंजेस भी हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट: वेव एनर्जी टेक्नोलॉजीज अभी डेवलपमेंट स्टेज में हैं और कमर्शियल वायबिलिटी की ज़रूरत है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट: वेव एनर्जी कन्वर्टर्स को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी करना ज़रूरी है, जैसे मरीन लाइफ पर। जियोथर्मल एनर्जी अर्थ की इंटरनल हीट से मिलती है। यह एनर्जी डायरेक्ट हीटिंग या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज की जा सकती है। जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए जियोथर्मल पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं। ड्राई स्टीम प्लांट्स: ये प्लांट्स हॉट स्टीम को डायरेक्ट यूज करते हैं टर्बाइन्स को घूमने के लिए।
फ्लैश स्टीम प्लांट्स। ये प्लांट्स हाई प्रेशर हॉट वाटर को लोअर प्रेशर पर ब्रिंग करते हैं, जिससे स्टीम जनरेट होती है। बाइनरी साइकिल प्लांट्स। इन प्लांट्स में जियोथर्मल वाटर को एक सेकेंडरी फ्लूइड के साथ हीट किया जाता है, जो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस प्रोसेस से स्टीम जनरेट होती है, जो टर्बाइन्स को घूमने के लिए यूज होती है। Geothermal energy key advantages हैं low emissions। Geothermal plants में ग्रीन हाउस गैस emissions बहुत कम होते हैं। बेस लोड एनर्जी ये एनर्जी सोर्स स्टेबल है और कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। Challenges include location specificity. Geothermal energy सिर्फ उन एरियाज में feasible है जहां जियोलॉजिकल कंडीशन सही हैं, जैसे volcanic regions। रिसोर्स डिप्लीशन। अगर जियोथर्मल रिसोर्सेज को सस्टेनेबली मैनेज नहीं किया गया तो लॉन्ग टर्म में डिप्लीशन हो सकता है। तो इस सेक्शन में हमने टिडल एनर्जी, वेव एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशंस को देखा। ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफी हेल्पफुल हैं। अब हम इस वीडियो के कंक्लूजन पर आते हैं। अब हम इस वीडियो का कंक्लूजन काटते हैं। आज हमने रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है और इनके इंपॉर्टेंस को समझा है। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। इंट्रोडक्शन टू रिन्यूएबल एनर्जी। हमने देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है और इसका ग्लोबल और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंस क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी जनरेशन के लिए यूज करते हैं। सोलर एनर्जी। हमने सोलर एनर्जी के ई कॉन्सेप्ट्स, सोलर रेडिएशन कलेक्टर्स और फोटोवोल्टिक सिस्टम्स पर बात की। सोलर एनर्जी के यूज हर जगह होता है, जैसे रेजिडेंशियल हीटिंग से लेकर लार्ज स्केल पावर जनरेशन तक। विंड एनर्जी की टर्बाइन्स, ऑनशोर और ऑफशोर विंड फार्म्स की बेनिफिट्स और चैलेंजेस को एक्सप्लोर किया। विंड एनर्जी की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस फैक्टर्स पर भी बात की। बायो एनर्जी। हमने बायो एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स जैसे बायोमास कंबस्शन, बायोगैस प्रोडक्शन और बायोडीजल के प्रोडक्शन प्रोसेस को देखा। इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स और चैलेंजेस भी डिस्कस किए। अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी के ई कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया। हर एक सोर्स की वर्किंग मैकेनिज्म, एडवांटेजेस और चैलेंजेस को हाईलाइट किया। रिन्यूएबल एनर्जी का इंपॉर्टेंस आज के टाइम में बहुत बढ़ गया है। सस्टेनेबिलिटी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमेशा अवेलेबल होते हैं और इनका यूज करने से हम फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने से एयर पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम होते हैं, जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को मिटिगेट करते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लोकल लेवल पर अवेलेबल होते हैं, इसलिए इनका यूज करके हम एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं और इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपके लिए टाइम है एक्शन लेने का। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज की नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। एएपी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं, जैसे सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करना या एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज करना। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एएपी मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। आपका फीडबैक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। चलिए अब हम इसी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी के इस एक्साइटिंग जर्नी को कंक्लूड करते हैं। याद रहे, हर छोटी कोशिश भी सिग्निफिकेंट चेंज ला सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके हम अपने एनवायरनमेंट और फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। माइंड टैब टेक, स्टे क्यूरियस, स्टे इको फ्रेंडली। थैंक यू एंड टेक केयर।